हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके बूस्टर स्कोर डॉज सीरीज, जिसमें हम क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको पीडीएफ्स और नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस मंदिर में ये अबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कामाख्या। कामाख्या मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। और कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो ये है असम के गुवाहाटी ज़िले में। गुवाहाटी ज़िले में है कामाख्या मंदिर, जहाँ पर अबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के में आयोजित किया जाता है। इसकी अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं। और ये कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है अबुबाची मेला, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। ये मेला मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर जून या जुलाई महीने में मनाया जाता है और देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है ये मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। इन राज्यों में 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं इसकी। भारत की 2001 और 2011 की जनगणना क्रम से भारत की 14वीं और 15वीं जनगणना थी। 2001 की जनगणना 1 फरवरी 2001 में आयोजित की गई थी, जबकि 2011 की जनगणना 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। 2001 की जनगणना कब हुई थी? 1 फरवरी 2001 को, और 2011 की 1 मार्च 2011 को आयोजित की गई थी। और भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इस समय अवधि के दौरान मेघालय में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी, कितनी थी? 27.8% जनसंख्या वृद्धि दर थी मेघालय में, जो कि सबसे अधिक दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो बताइए फ्रेंड्स, किसके रूप में जाना जाता था एक धनवान व्यक्ति को? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोमत के रूप में। प्रारंभिक वैदिक काल में जो धनवान व्यक्ति होता था उसको गोमत के रूप में जाना जाता था। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। गोमत एक प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। गोमत एक शब्द था जिसका इस्तेमाल समाज में एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता था। गोमत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द गोमती से हुई थी, जिसका अर्थ है गाय को रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? खालिस्तान स्थान दिया गया है भारत को, बताइए। 46वें गंतव्य में से मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो इसका आंसर है ए, 10वां। भारत को 10वां स्थान दिया गया है मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन के द्वारा। इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। यह अमेरिकी धारणाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल स्थलों की द्विवार्षिक रैंकिंग है। इसे इंटरनेशनल हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है और ये 2000 से अधिक अमेरिकियों के संरक्षण पर आधारित है। क्या आधारित है? ये मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स अमेरिकियों के संरक्षण पर आधारित है। 2000 से भी अधिक
अमेरिका का संरक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3014 मीटर ऊंची जम्फू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है ये जम्फू श्रेणी, जिसकी ऊंचाई है 3014 मीटर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, नागालैंड में। कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में जम्फू श्रेणी, नागालैंड राज्य में है ये जम्फू श्रेणी, जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। अदर न्यूज है इसकी, जम्फू श्रेणी ये नागालैंड में स्थित है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। यह श्रृंखला कोहिमा शहर के पास स्थित है, जो कि नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, जिसके पास स्थित है जम्फू श्रेणी। जम्फू स्थिर शिखर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है। पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है ये जम्फू, और यह आसपास की घाटियों और पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मतलब ये शिखर को देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने जीता था ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का? तो इसका आंसर है राइट डी, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई जो कि 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। मल्लिका साराभाई वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर और अभिनेत्री है। उन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी जीते हैं। उन्होंने 1975 में मीना गुजरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया है, मिला है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस शैली की प्रतिपादक है उर्मिला सत्यनारायण? आंसर है ए, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है उर्मिला सत्यनारायण। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, उर्मिला सत्यनारायण वे भरतनाट्यम की प्रतिपादक है, जो भारत के तमिलनाडु से उत्पन्न हुई एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? तो कब बनाया गया था उत्तरदायी, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है ए, 1858 में। 1858 में गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, अठारह में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। 1858 में पारित किया था भारत सरकार अधिनियम। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने, जिसने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित कर दिया। परिणामस्वरूप गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जलमार्ग जुड़ा हुआ है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से? तो आंसर इसका सी, NW2। NW2 नेशनल जलमार्ग 2 ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, NW2 इसका पूर्ण रूप राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। NW2 एक जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमिका को बांग्लादेश से जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी लंबा है? किलोमीटर। 710 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो असम के सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया से कोलकाता तक गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के साथ विस्तृत है। NHW2 ये जलमार्ग है, ये
कहाँ से कहाँ तक है? असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और फिर पश्चिम बंगाल में हल्दिया से कोलकाता तक गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र के साथ विस्तृत है, और ये 710 किलोमीटर लंबा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में एक टेस्ट मैच में हराया, जो खालिस्तान के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। तो कब हराया था? आंसर बताइए क्या हो जाएगा राइट इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1988 में। 1988 के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में एक मैच में हराया था। तो कब आया था वो? 1988 में, जिसके बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसकी। सही उत्तर है 4, यानी 1988, क्योंकि भारत 1988 में वेस्टइंडीज के बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली टीम बन गई थी। 2021 में गाबा में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद से गाबा में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। 1988 के बाद कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था गाबा, जो इसी कारण ये भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको मौलिक कर्तव्यों को संविधान में? आंसर है इसका बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान लाया गया, और यह देश में नागरिक भावना और नैतिकता के कथित टूटने की प्रक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की है। तो किसने की है ये घोषणा? बताइए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी। कब की थी ये घोषणा? 3 जून 1947। और किसने की थी? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। इस योजना को माउंटबेटन ने 3 जून योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं? 3 जून योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आपको फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स के लिए नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, और यहाँ पर जाकर आप आसानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? तो कौन सी कोशिका जो स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? तो वो है कुफुर कोशिकाएं। कुफुर जो कोशिकाएं है वो स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट जानकारी इसकी। कुफुर कोशिकाएं स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है, और यह कुफुर कोशिका यकृत में पाए जाने वाले एक विशेष मैक्रोफेज है। यकृत में पाया जाने वाले एक विशेष प्रकार का मैक्रोफेज है जो रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया और पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं जैसी विदेशी पदार्थों को हटाने के लिए जिम्मेदार होती है। जो भी विदेशी पदार्थ होते हैं उनको हटाने के लिए ये जिम्मेदार होती है कुफुर कोशिकाएं जो यकृत में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है अधिकारी? भारत का प्रथम विधि अधिकारी तो ये होता है भारत के महान न्यायवादी। आंसर हो जाएगा सी, भारत के महान न्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। भारत का पहला कानून अधिकारी भारत का महान न्यायवादी होता है और भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और ये सभी कानूनी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। कौन करता है प्रतिनिधित्व? भारत सरकार का महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा खालिस्तान के अनुयायी थे। तो बताइए फ्रेंड्स, जो शैलेंद्र राजा थे वो किसके अनुयायी थे? ये आपसे पूछा है। तो आंसर इसका ए, बौद्ध धर्म के। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले राजा शैलेंद्र ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। यह जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण सहित बौद्ध कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। शैलेंद्र राजा है, ये महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये जावा के प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण कराया था इसने, और साथ ही इन्होंने बौद्ध कला और वास्तुकला का संरक्षण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल का प्रकार नहीं है? कौन सेल का प्रकार नहीं है इन में से, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, अवशेष। अवशेष है, ये चट्टान का रूप नहीं है और बाकी आग्नेय चट्टान, कायंत्री चट्टान और अवसादी चट्टान ये चट्टान के रूप है और ये जो अवशेष है ये चट्टान का रूप नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं, वो है आग्नेय, कायंत्रित और अवसादी चट्टानें। आग्नेय चट्टानें ठंडे और ठोस लावा या मैग्मा से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो ये कौन सा खिलाड़ी है? आंसर है ए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। नीरज चोपड़ा एक भारतीय एथलीट है जो भाला फेंक में माहिर है और ये इस स्पर्धा में वह राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। उसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है भाला फेंक में। किसने? नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस शब्द से हुई है? एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्लैक्स। लैटिन शब्द है क्लैक्स, इससे एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम की उत्पत्ति हुई है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी। एस ब्लॉक तत्व कैल्शियम लैटिन शब्द क्लैक्स से लिया गया है। क्लैक्स का अर्थ है चूना पत्थर या चाक, जो एक सफ़ेद तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक सी है और परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सी होता है और इसकी परमाणु संख्या 20 है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन थे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे। इम्पोर्टेंट जानकारी है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कहाँ के थे वो? मिस्र के राष्ट्रपति थे जो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे।
भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भारत ने आमंत्रित किया था मिस्र के राष्ट्रपति को। भारत और मिस्र के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस सितार वादक को सम्मानित किया गया था? तो आंसर इसका बी, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट जानकारी है। पंडित रविशंकर को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा का पूर्ण रूप है, ये आपको बताना है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा का पूर्ण रूप है। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। ये एक वित्तीय संस्थान है जिसे भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म इकाइयों, उद्यमों और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो बताइए किस वर्ष आयोजित किए गए थे पहला ओलंपिक खेल? तो ये आयोजित किए गए थे 1960 में। आंसर हो जाएगा बी, 1960 में पहला पैरा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट जानकारी इसकी, पहले पैरा ओलंपिक खेल वर्ष 1960 में आयोजित किए गए थे। ये खेल रोम, इटली में आयोजित किए गए और इन्हें 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मैंडेविले खेल भी कहा गया है। क्या कहा गया है इनको? 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मैंडेविले खेल। और ये कहाँ पर खेले गए थे? इटली में, रोम के इटली में खेले आयोजित हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव के बाद की उपयुक्तता खालिस्तान के लिए अच्छी होती है। तो किसके लिए अच्छी होती है बताइए? तो इसका आंसर है ए, लॉन्ग स्पैन के लिए। तनाव के बाद की उपयुक्तता लॉन्ग स्पैन के लिए अच्छी होती है। इम्पोर्टेंट जानकारी है, पोस्ट टेंशनिंग एक निर्माणक तकनीक है। क्या है? एक निर्माणक तकनीक है जिसमें कंक्रीट संरचनाओं को मजबूत करने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील स्टैंड केबल का उपयोग शामिल है। पोस्ट टेंशनिंग की उपयुक्तता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अवधि की लंबाई, डिजाइन की आवश्यकताएं और निर्माण की बाधाएं पर। याद रखना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जाकर भी आपको हमारी पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।